हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 1.6। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1.6। फिजिकल वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर आपका प्योर थ्योरी बेस्ड है, मतलब क्या क्या साइंटिस्टों ने ना काम किया उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स, उन सब के बेसिस पे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं 1.6 क्वेश्चन मेरा क्या है। क्वेश्चन है द शेल्स। शेल का मतलब क्या होता है ना, शेल्स ऑफ क्रैब्स। क्रैब मतलब केकड़ा ना, केकड़ा आपने देखा होगा। तो उसके जो शेल होते हैं, आउटर कवरिंग्स, ठीक है, फाउंड अराउंड अ पर्टिकुलर कोस्टल लोकेशन। कोस्टल लोकेशन मतलब जो समुद्री तट के पास, इन जापान सीम मोस्टली टू रिजेंबल द लेजेंडरी फेस ऑफ अ समुराई। समुराई कौन है? जापान में जो फाइटर्स होते हैं ना, जो जूडो कराटे आपने देखा होगा ना, चाइनीज फिल्म्स, उनको समुराई कहते हैं। Given below are two explanations of these observed fact। तो यहाँ क्वेश्चन में लिख रहा है कि जो क्रैब के ना, जो केकड़ों के जो शेल में समुराई का ना, कोई एकदम पुराना एक समुराई मान लो, उसका फेस दिखता है ना, वो रिजेंबल करता है, मतलब लगता है, एक सिमिलैरिटी दिखती है उस समुराई और उस केकड़े में ना, एक सिमिलैरिटी दिखती है। तो यहाँ पे दो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं इस फैक्ट को देखते हुए। ये रियलिटी में है। लेट्स से कोई जापान में ना किसी समुद्र तट पे जो आपके जो क्रैब्स अगर देखोगे, उनके शेल देखोगे, तो शेल में आप देखोगे किसी समुराय का ना, फाइटर का चेहरा बना हुआ शायद दिखेगा, जैसे जैकी चैन का जैसे चेहरा बना हुआ आपको लगेगा। विच ऑफ दीज स्ट्राइक्स यू एज अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब इसका भी है ना पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बताया गया है। तो मुझे पूछा गया इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नियरेस्ट हो सकता है उस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के। तो पहला एक्सप्लेनेशन है अ ट्रेजिक सी एक्सीडेंट सेवरल सेंचुरीज अगो ड्राउंड अ यंग समुराई। ठीक है, बहुत साल पहले एक है ना सी एक्सीडेंट में ना, एकदम ट्रेजिक मतलब एकदम दुखमयी ना, जहाँ एकदम ही लेट्स से कोई सी समुद्र में किसी समुराय है ना, यंग समुराय जो था वो डूब गया था लेट्स से। एज अ ट्रिब्यूट टू हिज ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब उसकी है ना, क्या बोल सकते हैं, लेट्स से वो एकदम ब्रेव था, उसकी ब्रेवरी के सम्मान में नेचर थ्रू इट्स इनस्क्रूटेबल वेज। इनस्क्रूटेबल का मतलब एरलेस वेज में इमोर्टलाइज्ड ना, नेचर ने है ना, भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसको है ना, उसके सम्मान में लेट्स से एक इमोर्टलाइज का मतलब क्या होता है, अमर बनाने के लिए ना, उसका लोग नाम याद रखें। He is faced by imprinting it on the crab shells in that area। तो वहां पे जितने भी शेल होते क्रैब के, नेचर ने उन सभी के शेल में उसका फेस छाप दिया ना। ये हाइपोथेटिकल मतलब एक क्या हो गया, ये मिथ टाइप का हो गया, सुपरस्टिशन हो गया, लोग वहां पे ये मान के चल रहे हैं। पर अब साइंटिस्ट लोग है ना, लेट्स से इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं, वहां पे बोला गया है उसका ऑप्शन बी में ना जो बात हो रही है, तो बी ऑप्शन में बोला गया है आफ्टर द सी ट्रेजेडी ना, लेट्स से वहां पे एक यंग समुराय जो डूब गया था ना, फिशरमैन इन दैट एरिया इन अ जेस्चर ऑफ ऑनर ना, वहां के जो फिशरमैन थे ना, फिशरमैन मतलब जो मछली पकड़ने वाले हैं लोग उस साइड के, इन अ जेस्चर, जेस्चर मतलब एज अ गुड विल ना, गुड फेथ, इन हिज ऑनर ना, उसके सम्मान में, टू देयर डेड हीरो, वो उसको हीरो मानते थे ना, लेट फ्री एनी क्रैब शेल कॉट बाय देम। तो वो क्या करते थे ना, उस जगह पे जितने भी क्रैब शेल आते थे वो उसको छोड़ देते थे, विच एक्सीडेंटली हैड अ शेप रिजेंबलिंग द फेस ऑफ अ समुराई। तो वो वहां पे जितने भी है ना जो क्रैब शेल आते थे, जिनका फेस लगभग उस समुराई के फेस है ना के जैसा मिलता जुलता, उस क्रैब को छोड़ देते, और जिनका फेस क्रैब शेल है ना, जिन क्रैब शेल का फेस उस समुराई के फेस से नहीं मिलता, उसको वो लोग ना लेट्स से ना मार्केट में बेच देते।
तो जिसके कारण क्या हुआ, कंसिक्वेंटली मीन्स एज अ रिजल्ट द पर्टिकुलर शेप ऑफ द क्रैब शेल सर्वाइव्ड लॉन्गर। तो जिसके कारण क्या हुआ, कोई एक पर्टिकुलर क्रैब शेल जो है वो ना लॉन्ग सर्वाइव कर गया, एंड देयरफॉर इन कोर्स ऑफ टाइम द शेप वाज जेनेटिकली प्रोपोगेटेड। और जिसके वजह से वो पर्टिकुलर क्रैब शेल वाला जो है ना, जिसका फेस समुराई से मैच कर रहा था, वो ना आगे प्रोपोगेट करने लगा जेनेटिकली ना, प्रोपोगेट करने लगा मतलब यहाँ पे वो क्रैब शेल का है ना आगे पुश्ते बढ़ती रही ना। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। इवोल्यूशन मतलब जैसे हम भी क्या कर रहे हैं, इवॉल्व ही कर रहे हैं अपने भी ना। पहले अपने ना एकदम ही ना ओल्ड जो आइस एज के बाद अपने ना मंकीज थे, मंकीज से ग्रो होते होते अपने अभी इस ह्यूमन शेप में आए हैं। तो वैसे ही ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब क्या है कि मैन अपना पर्टिकुलर सिलेक्ट किया उसने कि इनको है ना इस पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ क्रैब को सिलेक्ट किया और बाकी सबको है ना वो लेट से मार्केट में बेचता रहा है ना, वो अब उनकी प्रजाति खत्म होती रही। और ये जो शेल है ना जिनके में समुराई का फेस बना हुआ था, उनको वो लोग नहीं काटे, तो वो आगे ना उनकी पुश्ते बढ़ती रही और उस तरह से वो जो क्रैब शेल है जिनका फेस उसके कंपेरेबल दिखाई दिया, तो वो इवॉल्व होता रहा। तो इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन दिखेगा? ऊपर में सिंपल है कि ना भगवान ने क्या किया वहां पे ना, वो जो समुराई जो मरा था उस सी एक्सीडेंट में, भगवान ने वहां पे जितने भी क्रैब शेल थे उसके ना उस आदमी को अमर बनाने के लिए, समुराई को अमर बनाने के लिए ना, भगवान ने जितने भी क्रैब शेल थे उनमें उसकी फोटो ना मतलब एज अ छाप दी ना, ताकि लोगों को वैसा ही दिखे। पर ये तो एक मिथ हो गया, सुपरस्टिशन हो गया, ये तो आंसर नहीं हो सकता अपना। तो बेस्ट आंसर क्या है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाता है। पूछा है विच ऑफ दी स्ट्राइक्स एज अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, तो बेस्ट साइंटिफिक यहाँ पे रीजनिंग किसका हो रहा है, बी आंसर हो गया ना। कि वहां पे जो भी फिशरमैन थे जो क्रैब्स पकड़ते थे, वो लोग क्या करते थे, वो लोग एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ क्रैब को पकड़ लेते थे और दूसरी पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ क्रैब को क्या कर देते थे, वो लोग ना छोड़ देते थे जिनका फेस समुराई से लगभग मिलता जुलता होता, जिसके कारण वो स्पीसीज इवॉल्व करती रही और फाइनली अभी हमें जापान में उस रीजन में वो स्पीसीज दिखाई पड़ रही है। तो यहाँ पे कहा गया है कि दिस इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन ना, ये जो आप एक टाइप का हर एक के पीछे एक कोई ना कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जरूर होगा जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं। टेकन फ्रॉम कार्ल सगान्स द कॉस्मोस हाइलाइट्स, ये कार्ल सगान है ना कोई ऑथर था जिसने एक बुक कॉस्मोस करके उसमें हाईलाइट किया था द फैक्ट दैट ऑफन स्ट्रेंज एंड इनएक्सप्लिकेबल फैक्ट्स ना, कि जो एकदम अद्भुत और इनएक्सप्लिकेबल मतलब जैसे हम ना लेट्स से सोचते हैं नहीं होता है, विच ऑन द फर्स्ट साइट अपीयर सुपरनैचुरल ना, जो पहले एकदम ही सुपरनैचुरल दिखाई देंगे ना, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एक्चुअली टर्न आउट टू हैव सिंपल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। पर उनका हम एकदम ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस है ना लेट्स से ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको ना, उनका कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन जरूर होगा। ट्राई टू थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड। तो इसका और एग्जाम्पल ऐसा ही अगर हम बात करें, जैसे आप लोग घोस्ट के बारे में बहुत सुनते होंगे, भूत है ना, इनके बारे में बहुत सुनते होंगे। तो ऐसा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि आप वहां पे कोई ना कोई ना मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ होगा, डेविएशन हुआ होगा, जिसके कारण जितने भी है ना सुपरनैचुरल एक्टिविटीज जो होती है, जैसे पर्दा हिल गया है ना, या फिर आपका लेट से बिजली है ना का चस्बूत होना है ना, ऑन ऑफ होना, तो वो रीजन क्या हो सकता है, उसके पीछे का रीजन हो सकता है कि अचानक से ना लाइट का वोल्टेज बढ़ना या घटना। तो किसी ना किसी लेट्स से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जरूर होगा जितने भी नेचर में इवेंट्स हो रहे हैं। ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसे साइंटिफिकली एक्सप्लेन ना किया जा सके। तो घोस्ट कुछ नहीं होते ना, जो भी आपका लेट्स से साइंटिफिक के थ्रू सब कुछ चीजें एक्सप्लेन की जा सकती है। तो ये था मेरा सिंपल सा 1.6 का आंसर, ऑप्शन नंबर बी। पूछा था कौन सा आंसर बेस्ट होगा, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।
तो आई गेस सबको समझ आ गया। क्वेश्चन 1.6 का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7 पे बात करने। लिखा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप ना। इंग्लैंड वेस्टर्न यूरोप में इंडस्ट्रियल लेवल पे एक रिवॉल्यूशन हुआ था मोर देन 2 सेंचुरीज अगो ना। लेट्स से ना 2 सेंचुरीज पहले है ना, लेट्स से 200 साल पहले इंडस्ट्री लेवल पे इंग्लैंड पे ना, इंग्लैंड यूरोप में बहुत सारी नई नई इंडस्ट्रीज आई थी। वॉज ट्रिगर्ड बाय सम की साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। मतलब उस दौरान बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई थी, जिसके कारण यूरोप और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल लेवल पे एक नया ना रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ था। व्हाट वर दीज एडवांसेस? तो वो एडवांसेस क्या थे? तो यहाँ बोला गया है अपना आंसर, मोर देन 2 सेंचुरीज अगो इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप इन्वेंटेड स्टीम इंजन ना। 200 साल पहले लेट्स से इंग्लैंड और यूरोप में स्टीम इंजन का डेवलपमेंट हुआ, इन्वेंशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट हुई, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन पे काम हुआ, एक्सप्लोजिव्स आए। ठीक है, तो उनके पीछे का रीजन क्या बोला गया है? उनके पीछे का रीजन है स्टीम इंजन्स जो हैं वो हेल्प किए इन द फील्ड ऑफ हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स। उस टाइम पे हीट और थर्मोडाइनेमिक्स ना को लेट्स से हम कह सकते हैं पे रिसर्च हो रहा था, और इस हीट एंड थर्मोडाइनेमिक्स पे बेसिस पे आपका स्टीम इंजन्स ना काम किए। अब ये स्टीम इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर वर्किंग क्या होता है, ये हम थर्मोडाइनेमिक्स में पढ़ेंगे। मतलब इस फील्ड में डेवलपमेंट हुआ जिसके कारण स्टीम इंजन्स ना लेट्स से मशीन्स बनी ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई। तो ये जो साइंटिफिक एडवांसमेंट के कारण आपके स्टीम इंजन्स आए। उसी तरह से थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन ना, न्यूटन का ग्रेविटेशन इन द फील्ड ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन के चलते मोशन का ना लेट्स से स्टडी और आसान हुआ। एंड मेकिंग गन्स एंड कैनन्स, और इसी ग्रेविटेशन की मदद से गन्स और कैनन्स के मोशन को लेट्स से समझा गया कि अगर कोई तोप को फेंका जाए, प्रोजेक्टाइल करके जाएगा, कहाँ लैंड करेगा, क्योंकि ये सब उस टाइम की डिमांड थी। These progresses brought about industrial revolution in England and वेस्टर्न यूरोप। और यही जो प्रोग्रेसेस हैं, कुछ प्रोग्रेस जो उस टाइम पे क्या कहा गया है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाई। तो दो मेन है। पहला क्या है? पहला है ये जो स्टीम इंजन की बात हुई है ना, जो स्टीम इंजन हैं वो स्टीम इंजन ना थर्मोडाइनमिक्स एंड हीट के कारण आया। और दूसरा जो ग्रेविटेशन है ना, ये जो ग्रेविटेशन है इसके कारण मोशन का स्टडी हो गया, आपका गन्स हो गए, कैनन्स हो गए, इनके स्टडी की बातें की गई। तो ये है मेन चीज आपका। मतलब उस टाइम पे ये जो आपके इस रिसर्च जो हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स पे रिसर्च हो रहा था, उससे स्टीम इंजन्स है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मतलब नई नई मशीन स्टीम इंजन बनी ना, ग्रेविटेशन की मदद से कैनन गन्स इनका ना लेट्स से कैसी नई नई टाइप की गन्स बनी है ना, उनके मोशन को समझा गया। तो ये कुछ एडवांसेस थे उस दौरान, जिसके कारण एक टाइप का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रोड्यूस हुआ। और उस टाइम पे पूरा जो वॉरफेयर सिस्टम था, पहले आप है ना घोड़ों पे लड़ते थे, फिर अंग्रेजों ने ना, आपने सुना होगा हिस्ट्री में, पूरा जो सिस्टम है लड़ाई का वो तोपों बंदूकों से किया है ना, जिसके कारण वो सक्सीड होते रहे ना। तो ये रीजन था आपका 1.7 का। तो आई गेस सबको समझ आ गया, हिस्ट्री से रिलेटेड है, दैट्स इट। तो ये 1.7 का सॉल्यूशन यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8 पे। इट इज ऑफन सेड दैट द वर्ल्ड इज विटनेसिंग नाउ अ सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन which will transform the society as radically as did the first। जैसे हमने अभी देखा ना 1.7 में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो वेस्टर्न यूरोप और लंदन में हुआ था, जिससे तोपे गन्स है ना, नया वॉरफेयर सिस्टम डेवलप हुआ। अब बोला गया है कि सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो होने वाला है ना, वो भी अभी जल्दी होगा ना, जिससे सोसाइटी रेडिकली मतलब अचानक से एक नया रूप लेगी। लिस्ट सम की कंटेम्प्ररी एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिवॉल्यूशन। तो ऐसे नए है ना
आपको एक्सप्लेन करने हैं कौन से, है ना, लेट्स से आपके एडवांसेस हैं जो की कंटेम्प्रेरी एरियाज, मतलब ऐसी कौन सी फील्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो इस रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देगी। तो लिखा है सम ऑफ द की कंटेम्प्रेरी एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच विल ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी रेडिकली, जो अचानक से सोसाइटी को रेडिकली चेंज करेगा वो कंटेम्प्रेरी ना, मतलब हाल फिलहाल के न्यू एरियाज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन कौन है। तो सबसे पहला है डेवलपमेंट ऑफ सुपर फास्ट कंप्यूटर्स। तो आजकल देख रहे हो 8 GB रैम वाले कंप्यूटर आ रहे हैं, 12 GB रैम वाले कंप्यूटर आ रहे हैं जो हाई लेवल ऑफ कैलकुलेशंस, इतना हाई प्रोसेसिंग, है ना, अब पबजी तक ना अच्छे अच्छे स्पीड पे खेल पा रहे हो, ऑनलाइन पे बहुत सारे गेम्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये सब सुपर फास्ट कंप्यूटर्स का जो डेवलपमेंट है उससे नया एक एडवांसमेंट होने वाला है। अभी हर लेट्स से इस साल जो कंप्यूटर है वो अगले साल आउटडेटेड हो जाएंगे, तो हर साल एडवांसमेंट रिवॉल्यूशन एक टाइप का डेवलप हो रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट हम बात करें तो इंटरनेट एंड ट्रिमेंडस एडवांसमेंट इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। अभी जो न्यू है ना, अगर हम बात करें तो जितना भी एडवांसमेंट है वो सारा कुछ किसके थ्रू हो रखा है, इंटरनेट के थ्रू। अभी आप देख ही रहे हो, है ना, जो टीचिंग का मेथडोलॉजी अब वो ब्लैक बोर्ड का रिप्लेस होके इस सिस्टम में आ गया है। तो ये एजुकेशन में भी देख रहे हो कितना बड़ा एडवांसमेंट आया है निकल के, है ना, कि इंटरनेट में लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं ना। एंड ट्रिमेंडस मतलब एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट हुआ है आईटी सेक्टर के थ्रू। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही कमाल है आपके सामने, जिसमें से आप घर बैठे बैठे ना जो आप क्लास में पढ़ाई करते उसी लेवल का इंटरेक्शन आपके और हमारे बीच हो रहा है सिंपल एक इंटरनेट की मदद से। अब इसमें मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से डेवलपमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक बूम क्रिएट होने वाला है इन द फ्यूचर, नियर बाय फ्यूचर, जिसमें क्या होगा आपने सुना ही होगा मतलब बायो मतलब क्या होता है जो भी आप बायोलॉजी में पढ़ते हो, और टेक्नोलॉजी, इस बायोटेक्नोलॉजी में बायो और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन बताया गया है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल बोलूं क्लोनिंग, तो ऐसे सोचो मैं और मेरा क्लोन ना, ये आगे होगा और लेट्स से हुआ भी है ना, पर शिप पे हुआ है, नाम सुना ही होगा आपने ना, शिप पे हुआ था, क्लोन शिप का बना था, फिर उसे है ना परमिशन नहीं मिली है क्लोन का, पर एडवांसमेंट उसमें हो रहा है। लेट्स आज से 50 साल के बाद आप अपने क्लोन बना के, आप ना क्लोन कुछ और काम कर रहा है, आप कुछ और काम कर रहे हो, जिससे आप ना मल्टी डायमेंशनल हो सकते हो ना, बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। लेट्स से आप सो रहे हो, आपका क्लोन आपकी जगह काम कर रहा है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट हो रही है वो सब इसी की मदद से हो रही है। कोरोना वैक्सीन बायोटेक्नोलॉजी का ही कमाल है ना, रिसर्च वर्क्स जितने भी होते हैं उसमें जो भी मशीन्स यूज होती है वो बायोटेक्नोलॉजी के मदद से ही होती है ना। उसी तरह से हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स एट रूम टेम्परेचर। ये सुपर कंडक्टर्स इंटरेस्टिंग है। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं, सुपर कंडक्टर्स की अगर बात की जाए तो सुपर कंडक्टर्स ऐसे सोचो जिस दिन सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे काम करना लगेंगे ना। सुपर कंडक्टर मतलब आपका कंडक्टर है पर सुपर है, मतलब उसके ना कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है। जैसे चार्जिंग की बात करें मोबाइल, तो मोबाइल में क्या होता है ना, 100% चार्जिंग होती है, डिस्चार्ज होता है, फिर चार्जिंग करो। पर जिस दिन सुपर कंडक्टर रूम टेम्परेचर पे काम करने लग गए उस दिन आप बस क्या करोगे, फोन खरीदे और वो फोन जब तक आप यूज कर रहे हो कभी डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि उसमें सुपर कंडक्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो जब ये आएगा तो उस टाइम पे आपके जो एप्पल के लैपटॉप है, कंप्यूटर्स हैं, उस टाइम पे यही लैपटॉप कंप्यूटर्स आपको, जैसे सब्जी मार्केट में जाते हो 20 रुपए आलू मिलता है ना, उसी रेट पे मिलेगा, 20 रुपए का एप्पल आईपैड, है ना, ये सब। तो ये सुपर कंडक्टर्स का कमाल होगा। तो इन द नियर बाय फ्यूचर टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी। जैसे आज से 20 साल पहले जो नोकिया के 3310 फोन आते थे वही 10-12 हजार के आते थे, अब वही फोन देखोगे आपको 700-800-300 रुपए तक में मिल जाते हैं। तो वही रीजन है ना, टेक्नोलॉजी बढ़ती रहती है जिसके कारण, है ना, आउटडेटेड
जो आइटम है उनको लोग छोड़ते हैं। अब कोई पिछला फ़ोन तो यूज़ नहीं करता, सारे एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। तो वो रीज़न वही है कि टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। आप ना अचानक से नहीं देखते हो, वो धीरे-धीरे ग्रो होता है। और उसी तरह से डेवलपमेंट ऑफ रोबोट्स, एआई टेक्नोलॉजी ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें बहुत बड़ा बहस हो रहा है। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल आपके सामने रखूं, एक है आपका इलॉन मस्क, लेट्स से इसका नाम सुना ही होगा, टेस्ला, है ना, ये रहा टेस्ला का है ना मालिक। और एक है मार्क जुकरबर्ग, ये है आपका फेसबुक का मालिक। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है ये जुकरबर्ग जो है, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक का मालिक, वो सपोर्ट करता है लेट्स से ना एआई टेक्नोलॉजी को, जबकि मस्क जो है टेस्ला का फाउंडर, वो इस एआई टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट है। जुकरबर्ग, आप देखते हो एड्स जो आ रहे हैं आजकल, आप लेट्स से आप कंप्यूटर खरीदना चाहते हो, तो आपने गूगल में टाइप किया लेट्स से विच कंप्यूटर इज बेस्ट इन द प्राइस रेंज ऑफ 20,000, अब आपने है ना बंद कर दिया। अब उसके बाद आप लेट्स से गूगल में टाइप किया, अब जब इंस्टाग्राम आप चेक करोगे तो आपको वहां पे इंस्टाग्राम में एड्स दिखाई देगी। अभी व्हाट्सएप का नया है ना फीचर में आया था कुछ ना कि हम प्राइवेसी पॉलिसी या सब आपने सुना होगा, तो उसके अगेंस्ट है ना लोग इतना लेट्स से अपोज क्यों कर रहे हैं, सिंपल सा रीजन है ना कि आपने जो मैसेज एक्सचेंज किया ना, जो इनक्रिप्टेड मैसेजेस थे जिसको ना आप चाहते थे कोई दूसरा ना देखे, अब वो बोल रहा है हम वो मैसेज देखेंगे, उसको हम अपने फायदे के लिए एड्स के देखते हुए, क्योंकि अभी ना पैसा है ना वैल्यू नहीं है, अभी आपका वैल्यू है डेटा ना, आप क्या सोच रहे हो वो मैटर करता है, वो अब अगर आपके पास है तो आप पैसा कमा सकते हो। डेटा इज मनी नाउअडेज। सिंपल सी चीज बात करूं, अगर मुझे आपके बारे में सब पता है कि आपको क्या चाहिए है ना, तो मैं आपके सोच बदल सकता हूं। जैसे आप सोचते हो कि एप्पल लैपटॉप बहुत अच्छा है, पर मैं आपको एप्पल लैपटॉप की जगह अगर मैं डेल के 100 लैपटॉप दिखाऊं, ये फीचर वो फीचर, तो आप इतने लैपटॉप देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। तो ये जुकरबर्ग है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये पूरा काम कर रहा है, इसीलिए वो फेसबुक जितना भी है उसमें एआई का सपोर्ट कर रहा है। पर इलॉन मस्क उसके अगेंस्ट क्यों है? इलॉन मस्क बोल रहा है कि अगर कंप्यूटर्स इतने ना लेट्स से फास्ट हो गए तो क्या होगा, तो रोबोट्स जो होंगे वो अगेंस्ट ह्यूमन जाएंगे, वो जो होंगे वो आपके जितने भी ह्यूमन माइंड्स होंगे उनके अगेंस्ट काम करना लग जाएंगे ना। तो एक टाइम आएगा जब अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर से हो ही रहा है। तो लेट्स से ना सब कुछ आपको कंप्यूटर के थ्रू मिल ही रहा है, तो आप ना स्पीड भी है आपके पास, एक्यूरेसी भी है, कंप्यूटर सोते भी नहीं है, नॉन स्टॉप काम भी करते हैं, तो आप क्यों ह्यूमन को रखोगे? उस हिसाब से वॉरफेयर सिस्टम सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगा। मतलब अगर आप है ना ये टर्मिनेटर फिल्म देखो, उसमें दिखाया गया है कि कंप्यूटर अगर डेवलप हो गए तो ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी ना, तो ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे। इसीलिए मस्क क्या कह रहा है, मस्क कह रहा है कि हमें एक अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, इसीलिए वो स्पेस में है ना मार्स में लेट्स से स्पेसशिप भेजने की बातें कर रहा है। वो बोल रहा है कि अगर हमें कहीं जाना पड़ा तो हमारे पास अल्टरनेटिव होना चाहिए। उसके बहुत सारे इंटरव्यू आप यूट्यूब पर देख सकते हो जिसमें मस्क और जुकरबर्ग है ना डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे आप ये सारी चीजें समझ सकते हो। तो आई गेस सबको आया समझ में, ठीक है। तो चलिए, ये अब इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं सुनाने के लिए, थ्योरी है, कहानी है, इसमें और कुछ है ना फिजिक्स सिखाना नहीं है, बस मुझे सुनाना था। तो दैट्स इट। तो आई गेस सबको आ गया समझ। चलिए 1.8 यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1.9 पे। 1.9 है राइट इन अबाउट 1000 वर्ड्स अ फिक्शन, एक कहानी आपको लिखनी है पीस बेस्ड ऑन योर स्पेकुलेशन ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द 22nd सेंचुरी। 22nd सेंचुरी दैट इज है ना, ये आपका इस टाइम का जो आपको 22nd सेंचुरी पे है ना, अभी हम 21st सेंचुरी पे जी रहे हैं,
ठीक है, जब 21 है ना 100 2100 ईयर्स स्टार्ट होगा, दैट विल बी योर 22nd सेंचुरी। तो उस टाइम के बेसिस पे फ्यूचर के हिसाब से आपको सोच के एक है ना 2100 लेट से आप उस टाइम जीते हो और उस टाइम के बेसिस पे कोई एक कहानी लिखनी है। आप इमेजिन करो अपने दुनिया में। तो सपोज हम मानते हैं ये जो कहानी आपके सामने आ रही है, ये कहानी में मानी गई है कि उस टाइम पे स्पेस ट्रैवल होने लग जाएगा। जैसे अभी लोग है ना छुट्टी के लिए घर जाते हैं, जैसे अब हम जाएंगे दिवाली पे लेट से आपके राजस्थान जाएंगे, तो उस टाइम में लोग क्या होंगे, मार्स पे जाने का सोचेंगे। तो जैसे एक कहानी है सिंपल सी ना, पहले समझा देता हूँ कहानी का ओवरव्यू क्या है। तीन दोस्त ना, आप तीन दोस्त गए ना मार्स पे स्पेसशिप में। आते वक्त क्या हुआ, पहले मार्स पे गए, लैंड किए, फोटोग्राफ लिए, रिसर्च किए है ना, सेल्फी ये सब लिए। और जब आते वक्त आपने देखा कि अचानक से आपका स्पेस इंजन खराब हो गया, उसको रिपेयर किए, फिर लौट आए। तो ये कहानी है ना, बस बताया गया। स्पेक्यूलेट का मतलब ना कहानी सोचनी है क्या होगा उस टाइम पे। तो इमेजिन यू अलोंग विद योर फ्रेंड्स आर इन अ स्पेसशिप। आप स्पेसशिप के अंदर हैं तीन दोस्तों के साथ, ठीक है, विच इज मूविंग टूवर्ड्स मार्स। आप मार्स पे जा रहे हैं। बॉडी ऑफ द स्पेसशिप is made of a specially designed matter which becomes more harder as its temperature increases ना। तो उस स्पेसशिप का जो डिजाइन ऐसे किया गया है कि वो इस मैटर से बना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वो और हार्ड होगा ताकि टूटे ना। द स्पेसशिप इज यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूल। और उस टाइम पे न्यूक्लियर एनर्जी बहुत पॉपुलर होगी, तो सोलर एनर्जी को रिप्लेस कर जाएगी, हम बोल देते हैं। तो ना वो स्पेसशिप न्यूक्लियर फ्यूल यूज कर रही है। एंड देर आर 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन अ स्पेसशिप। और उस स्पेसशिप में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ना, जो न्यूक्लियर एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। 2 ऑफ देम वर्क अल्टरनेटिवली। दो ना एक छोड़ के पहले काम करता है, फिर दूसरा काम करता है। एंड थर्ड इज फॉर इमरजेंसी। और तीसरा है ना जो है वो इमरजेंसी के लिए। स्पीड ऑफ स्पेसशिप इज वेरी हाई एंड ऑल ऑफ यू आर वेरी हैप्पी। अभी स्पेसशिप की जो स्पीड है लेट से 2 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और आप आराम से मजे कर रहे हैं स्पेसशिप के अंदर। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन पावर प्लांट्स इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। और जो स्पेसशिप में है ना जो आपका पावर प्लांट है उसमें जो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है फिशन फ्यूजन की मदद से, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, विच रन्स द मोटर्स ऑफ द स्पेसशिप, जिससे वो स्पेसशिप की मोटर चल रही है। यू अलोंग विद योर फ्रेंड्स रीच सेफली ऑन मार्स। तो आप मार्स पे गए, कलेक्ट डेटा, टेक फोटोग्राफ्स एंड देन रिटर्न टू अर्थ। आपने वहां पे पहुंचे, डेटा कलेक्ट किए ना, मटेरियल जो भी रिसर्च के लिए था, फोटोग्राफ लिए और वापस अर्थ पे आए। ऑन द रिटर्न जर्नी स्पेसशिप कोलाइड्स विद एन ऑब्जेक्ट इन द स्पेस। तो जब आप रिटर्न कर रहे थे तो उस दौरान क्या हुआ, आपका स्पेसशिप किसी ऑब्जेक्ट से कोलाइड किया, ड्यू टू विच 2 पावर प्लांट्स स्टॉप टू वर्क। जिससे वो जो 2 पावर प्लांट थे वो रुक गए काम करना, और तीसरा इमरजेंसी वाला था वो स्टार्ट हो गया। पर इमरजेंसी वाला कितना टाइम चलेगा, ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। नाउ ओनली 1 पावर प्लांट इज वर्किंग एंड ड्यू टू ओवरहीटिंग इट्स एफिशिएंसी इज डिक्रीजिंग। और आपने देखा कि क्या हुआ है, वो आपका जो तीसरा इमरजेंसी वाला पावर प्लांट था वो ना अब काम कर रहा है, पर ओवर हीटिंग के चलते उसकी इफिशियंसी घट रही है कंटिन्यूसली। यू एंड योर फ्रेंड्स ट्राई टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द पावर प्लांट बाय फ्लोइंग एयर इन द प्लांट। तो आपने सोचा कि इसकी इफिशियंसी बढ़ानी है ताकि सेफली पहुंचा जा सके। तो उसके लिए आप उस पावर प्लांट में क्या फ्लो कराते हो, एयर, ताकि टेम्परेचर ना बढ़े, है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से इफिशियंसी घट रही है। एंड ट्राई टू रिपेयर द फ्यूज ऑफ द अदर पावर प्लांट्स। ऐसे नहीं होता है आपके घर में, है ना, फ्यूज खराब हो गया तो आप फ्यूज रिपेयर कर लेते हो। तो लेट से उस टाइम पे आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि आपने क्या किया, उस पावर प्लांट जो खराब हो गया था उसका फ्यूज रिपेयर करके फिर उसे सही कर दिया। फाइनली फ्यूज ऑफ वन अदर प्लांट इज रिपेयर्ड। तो लेट से दोनों ना 3 में से 2 खराब हुए थे, उस 2 में से किसी एक प्लांट को आपने सही कर दिया, रिपेयर कर दिया, एंड स्टार्ट टू वर्क बिफोर द फर्स्ट प्लांट क्रॉसेस द डेंजर लिमिट। और जब वो इमरजेंसी वाला खराब हो ही रहा था उससे पहले आपने सही कर दिया ना, ऑफ एन एक्सेस ऑफ टेम्परेचर।
हम वो जो तीसरा पावर प्लांट था जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ एफिशिएंसी घट रही थी, जैसे ही वो लिमिट क्रॉस किया उससे पहले आपने सही कर दिया, फाइनली यू एंड योर फ्रेंड्स रिटर्न सेफली टू अर्थ, और लास्ट में आप अर्थ पहुंच गए ना, सेफ एंड साउंड। तो ये कहानी हमने बनाई ना, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आधारित है। आप है ना रोबोट टेक्नोलॉजी पे बना सकते हो, बहुत सारी फिल्म आ रही है ना, कोई भी बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्म के बेसिस पे कोई भी अपनी कहानी लिख सकते हो। तो ये बस एक ना आपकी सोच को बढ़ावा देने के लिए कि न्यूक्लियर ना, यहाँ पे प्लांट का इंट्रोडक्शन हुआ, स्पेसशिप की बातें हुई, मार्स ना चीज़ों पे बात हुई है, तो ये सब दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें थी। तो आई गेस समझ आया है ना, इसके पीछे और कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फिजिक्स नहीं बताया, बस एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो होगा। ऐसा नहीं ये इम्पॉसिबल चीज़ें है, ये सब चीज़ें है ना आप फ्यूचर में देखोगे। जैसे अगर हम बात करें जो लेट्स से बॉन्ड ना, जेम्स बॉन्ड की जो फिल्म होती है वो 1980s है ना, सीन कॉनरी जिसमें एक्टर था, उन टाइम की फिल्म देखोगे तो वहां पे आप देखोगे कि मोबाइल है ना, उस टाइम पे मोबाइल की बात भी नहीं होती थी। मोबाइल तो आपके लेट्स से 2000 में स्टार्ट हुए थे, उन्होंने 1980s में सोच लिया था मोबाइल टेक्नोलॉजी आएगी, तो 20 साल पहले वो लोग मूवीज में ये सब चीजें देखने लग गए थे। तो ऐसे ही अभी बहुत सारी ना टाइम ट्रैवल की मूवीज बन रही है, मतलब ये सब चीजें रियलिटी होंगी इन द नियर बाय फ्यूचर। चलिए इसको यहीं हम लोग 1.9 तक यहाँ रोक देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आई गेस सबको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, आज के लिए इतना।